अब सर ये सब हो गया, इसका कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? आपने कहा कि बढ़ जाएगा तो कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा? अब एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका एक अलग से पोर्शन है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, वो डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी टॉपिक हम क्लास 12 फिजिक्स के फॉर टर्म 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट अच्छे से बनी हुई है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, उन टॉपिक को आप रिवाइज करना चाहते हो, तो आप जो है उस प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। जनरली ये जो ये कैपेसिटर होता है, ये हम रोज यूज करते हैं। जैसे कि आप फैन से हवा खाते हो, ठीक है, घर के अंदर मोटर चलती है, इन सब के अंदर कैपेसिटर यूज होता है। बट हमारी जो लैंग्वेज है उसको बोलने की, जो डेली लाइफ में हम बोलते हैं, वो कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, कंडेंसर बोलते हैं। तो बस उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या है, क्या होती है, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, क्या फॉर्मूलाज है, टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी चीज से शुरुआत करते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर दो कंडक्टर का एक सिस्टम होता है, दो कंडक्टर का एक सिस्टम होता है जिनके अक्रॉस अगर आप बैटरी जोड़ दो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है। वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सकता है। वही एनर्जी जो है बाद में आपका फैन है तो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वही मोटर के केस में भी मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वही एनर्जी जो कैपेसिटर पहले स्टोर करता है फिर आगे रिलीज करता है। कुल मिला के दो कंडक्टर जो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? कैपेसिटर बनाते हैं। वो कैपेसिटर बनाते हैं, अगर किसी बैटरी से जोड़ देते तो उनके अंदर चार्ज सेव हो जाएगा, चार्ज स्टोर हो जाएगा। चार्ज स्टोर होने की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम में एक पे आएगा आपका प्लस का क्यू चार्ज, दूसरे पे आएगा माइनस का क्यू चार्ज। अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, सारी चीजों को। ठीक है, तो किसी भी कैपेसिटर की जो है कैपेसिटेंस डिफाइन की जाती है। ठीक है ना, कोई भी कैपेसिटर कितना अच्छा है, ठीक है ना। जैसे कि आप जैसे खराब हो जाता है फैन का कैपेसिटर खराब हो जाता है, तो आप लेके आते हो तो उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, तो कैपेसिटेंस लिखी होती है। वो क्या बताता है? वो वैल्यू जो है इसलिए लिखी होती है कि आप कंपेयर कर पाओ कि दो कैपेसिटेंस के बीच में कि कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस होती क्या है उससे पहले अपने को पता होना चाहिए। किसी की भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब कि अगर कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, आप जो मार्केट से लेके आ रहे हो कैपेसिटर, उसकी वैल्यू जो है मान लो कि 4 है और एक दूसरा पड़ा है आपके पहले से आपके पास जिसकी वैल्यू 2 है, मतलब जब भी आप जो नया वाला लेके आए हो वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। इस बात का मतलब ये है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है? जो कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, जहां पे क्यू है उस कैपेसिटर की जो दो कंडक्टर है, ये प्लेट हो सकते हैं, कुछ और फॉर्म में हो सकते हैं, उन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाई वी। वी है उन दो कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लेते हो क्यू का और वी का, तो आपको उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मिल जाता है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब ये फॉर्मूला देख के काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का वो डिपेंड करता है उस कैपेसिटर के शेप और साइज पे, साथ ही साथ उन दो सिस्टम के बीच में कौन सा मटेरियल इस पे डिपेंड करता है, यानी कि सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। इस चीज को ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट लगा के यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ बट नोट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, होता क्या है, फॉर्मूला बस कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, एक्चुअल में जो चार्ज स्टोर होगा कोई पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करने पर, वो कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये जस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ध्यान में रखना। कैपेसिटेंस जो होता है वो शेप, साइज, ठीक है, उन पर डिपेंड करता है। दो कंडक्टर के बीच की कितनी डिस्टेंस है, किन उनके बीच में कौन सा मटेरियल है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से कुछ भी आप आंसर मत करना। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप ये डिसाइड मत करना कि कैपेसिटेंस जो है किस पे डिपेंड करता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है,
कैपेसिटर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है फेरेड, ठीक है, लिखा जाता है कैपिटल एफ से। बट फेरेड कैपेसिटेंस की काफी बड़ी यूनिट है, फेरेड कैपेसिटेंस की काफी बड़ी यूनिट है। तो नॉर्मल यूनिट यूज की जाती है वो होती है माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड बोले तो 10⁻⁻⁶ फेरेड, नैनोफेरेड यानी कि 10⁻⁹ फेरेड, पिकोफेरेड यानी कि 10⁻12 फेरेड। सबसे ज्यादा ये देखने को मिलेगी आपको माइक्रोफेरेड, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर का सिंबल, कैपेसिटर, अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वेरी नहीं कर रहा है यानी कि फिक्स है तो उसका सिंबल ऐसे, जनरली आपको यही सिंबल मिलेगा। बट बाई चांस ऐसा मिल जाए इसका मतलब ये भी कैपेसिटर है बट उसका कैपेसिटेंस क्या कर सकता है, उसका कैपेसिटेंस वेरी कर सकता है, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है। अब भाई सब कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, पता होना चाहिए कैपेसिटर क्या क्या यूज है, कुछ यूजेस अपने को पता होना चाहिए, बाकी दुनिया भर के यूजेस होते हैं। तो सबसे पहला कैपेसिटर आपका इलेक्ट्रिक फैन में यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है, साथ ही साथ रेडियो ट्यूनिंग, ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर पढ़ोगे आप, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 आपके क्लास 12 एनसीईआरटी का, उसके अंदर आप देखोगे कि कैपेसिटर जो है ट्यूनिंग में भी काम आता है, रेडियो ट्यूनिंग में एलसीआर सीरीज सर्किट के अंदर कैपेसिटर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ये सारे यूजेस हैं कैपेसिटर के जो अपने को पता होने चाहिए। इसके अलावा कैपेसिटर को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद में रखनी है फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। अब आगे आ जाते हैं जिन पे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं जिस टॉपिक पे, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जिन दो कंडक्टर की मैं बात कर रहा था वो क्या होती है, प्लेट्स होती है, ठीक है ना। वो प्लेट्स होती है, उन्हें काफी कम डिस्टेंस पे जो है अरेंज कर दिया जाता है, काफी कम डिस्टेंस पे अरेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर d है और प्लेट का एरिया अगर a है तो d² जो होगा वो एरिया से काफी कम होगा, काफी कम होगा, ये चीज ध्यान में रखना। अब अगर इन दोनों प्लेटों को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद बैटरी क्या करेगी, इस तरीके से इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है। जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इस तरीके से, कौन सी डायरेक्शन में, प्लस क्यू से माइनस क्यू डायरेक्शन में। और जो ये कैपेसिटेंस होगा इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर आप ध्यान से देखो यहां से इस फॉर्मूले से पता पड़ रहा है किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस शेप, साइज और सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। ए है एरिया ऑफ द प्लेट, डी है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स एंड एप्सिलॉन नॉट है आपकी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ओके। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर उस पूरी प्लेट पे चार्ज Q है और उस पूरी प्लेट का एरिया अगर A है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन की जाएगी Q बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। साथ ही साथ एक रिलेशन और होल्ड होता है यहाँ पे, Q इज इक्वल टू CV, वही C इज इक्वल टू Q बाई V वाले से। ये सारे के सारे आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। अगर ये सारे फॉर्मूलाज आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे भी डिटेल में डिस्कस करना है इस चीज को और करते हैं। ये जितने फॉर्मूला थे याद रखना, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, E इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करती है। तो कितनी एनर्जी स्टोर करती है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। अब कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, वी वोल्ट की आपने अगर बैटरी लगाई है, ठीक है ना, तो इन पे ऐसा चार्ज स्टोर हो गया। चार्ज स्टोर होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देखा हम लोगों ने, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, उसका फॉर्मूला होता है हाफ Q इंटू V, या फिर आप Q को लिख दो CV तो बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे V को भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, Q बाई C लिख सकते हो, ठीक है ना। V को क्या लिख सकते हो, Q बाय C लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तीन फॉर्मूले इसलिए लिखे गए हैं, कोई सा भी फॉर्मूला कभी भी आ सकता है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। देखो मैं याद करने का तरीका बता सकता हूं, आप ये फॉर्मूला याद कर लेना, हाफ Q इंटू V, देन उसके बाद ये चीज याद कर लेना, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, बस बाकी फॉर्मूले बन जाएंगे, इससे बाकी फॉर्मूले बन जाएंगे। क्यों, सेकंड फॉर्मूले में क्या किया गया, Q को CV पुट किया गया, Q को CV पुट करो फर्स्ट फॉर्मूले में, सेकंड वाला बन जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में क्या किया गया, जो थर्ड वाला है उसमें क्या किया गया, थर्ड वाले में हमने V की वैल्यू को पुट कर दी Q बाई C, ठीक है।
तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया। तो आप ये याद रख लेना, ये हो जाएगा। अब देखो मजे की बात सुनना, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना कि भाई साहब बैटरी जो है इस चार्ज को यहां से यहां लेके आई, एक चार्ज को, ठीक है ना, तभी तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, प्लस क्यू चार्ज आ गया। पहले न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, तो बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है Q इंटू वी। बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ता है? Q इंटू वी। ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दिया वी का, ठीक है ना, वी का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दिया, तो वी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी हो, तो कितना वर्क डन करना पड़ता है चार्ज को ले जाने में? ऑब्वियस ही बात है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर से याद होगा, Q इंटू वी। बट अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टोर तो कितना हुआ? हाफ क्यू वी हुआ। वर्क डन बैटरी ने किया क्यूवी, बट एनर्जी स्टोर हुई हाफ क्यूवी, तो बाकी आधी गई कहां? हाफ क्यूवी। वो रिलीज हो जाती है हीट की फॉर्म में, लॉस हो जाती है। तो कभी कभार आपसे हीट लॉस भी पूछा जाता है, तो हीट लॉस आपका जितनी एनर्जी स्टोर होती है उतनी की उतनी हीट की फॉर्म में लॉस भी हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। लैंग्वेज चेंज करके आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन उनके भी फॉर्मूले क्या रहेंगे? ये बाकी दो फॉर्मूले भी सेम रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी के बारे में। अब देखो प्लेट है, प्लेट के बीच में अगर आप ध्यान से देखो एक इमेजिनरी अपन क्यूब जो है वो इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है ना, इनके बीच में क्यूब होगा। तो ये जो पूरी एनर्जी है जिसके भी हम लोगों ने बात की, हाफ क्यूवी, कितनी एनर्जी की बात की है? हाफ क्यूवी एनर्जी की बात की। ये पूरे के पूरे बीच वाले वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब एक नई चीज डिफाइन की जाती है, एनर्जी डेंसिटी। मतलब कि अगर ये वी वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम के अंदर अगर यू एनर्जी है, तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी होगी उसे बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी। तो इस वी वॉल्यूम के अंदर एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर एनर्जी जैसे यू डैश से भी लिख सकते हैं और स्मॉल यू से भी लिखते हैं, वो कितनी हो जाएगी? यू बाई वी, यूनिटरी मेथड से, हाफ सी वी स्क्वायर। अब ये जो वॉल्यूम है कितना हो जाएगा? ऑब्वियस बात है ये एरिया इंटू ये डिस्टेंस, ये निकालेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है यही होता है। क्यूबॉइड होता है, उसका क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे एल इंटू बी मान लो कि आपका एरिया है और ये हाइट जो है ये डी है। इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। सी की वैल्यू क्या होगी? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ए से ए कट गया, और अगर आप ध्यान से देखो ऐसा बना हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, या फिर वी बाई डी का होल स्क्वायर। अब जो वी बाई डी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पे वी बाई डी होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ई होता है वी बाई डी के बराबर होता है, तो वी बाई डी का स्क्वायर है, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा? ई का स्क्वायर। तो जो एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला बन गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हालांकि ये फॉर्मूला हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डेराइव किया, बट अगर कहीं भी किसी भी स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, ठीक है ना, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो एनर्जी डेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला यही होगा। आप ये फॉर्मूला हर जगह लगा सकते हो। जैसे आपको कोई बोल दे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, तो बताओ इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी होगी। तो आप पर यूनिट वॉल्यूम आपको एनर्जी पता है, तो पूरी निकालने के लिए आप क्या कर दो? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना। पूरी पर यूनिट कैसे निकालोगे? ई की वैल्यू आपको गिवन होगी, ये निकाल सकते हो, ठीक है ना। ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला जरूर हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिफाइन किया है, बट ये हर जगह वैलिड है, बाकी जगह भी सेम फॉर्मूला आता है। इस चीज को याद रखना, अगर बाई चांस क्वेश्चन आया तो आप कर दोगे। कि बाकी आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। यहां से न्यूमेरिकल बनने के आपके बहुत ज्यादा चांसेस है, तो ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहले कि कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को सीरीज में कब बोलते हैं? एक तो अपन डायग्राम देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई ऐसा डायग्राम आएगा तो सीरीज में है। 10th क्लास में आप रेजिस्टेंस पढ़ के आते हो कि हाँ सीरीज में तो ऐसा ही दिखता है। बट एक डेफिनेशन होती है कि जब कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी कैपेसिटर है, कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी कैपेसिटर हैं, अगर उनपे सेम चार्ज है, तो उस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या बोला जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब इस केस में हमें क्या करना होता है सर? हमें इस केस में उन कैपेसिटर का जितने भी जो सीरीज के अंदर अरेंज है या फिर उनका सीरीज कॉम्बिनेशन है, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है कि वो तीनों का काम अकेला करे, वो तीनों का काम अकेला कर दे, तो उसे बोला जाता है सी इक्विवेलेंट। तो ये सी इक्विवेलेंट है, मतलब तीनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा दिया, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए? उसका कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहां पे मैं एक चीज चाहता हूं कि जो सिर्फ दो कैपेसिटर अगर सीरीज में हो, तो उनका कैपेसिटेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये याद रखिए, C1C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई दोनों का सम, जिससे आप अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो फटाक से उनका कैपेसिटेंस निकाल लोगे। जैसे मैं करके बताता हूं, जैसे कि मान लो कि एक 3 है
एक 3 माइक्रोफेरेड और एक 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये सीरीज में इनका कैपेसिटेंस निकाल के बताओ, या तो ये 1/C1 1/C2 कर लेना या फिर डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 × 3, दोनों का सम 6 + 3 18/9 2। इतना जल्दी आंसर आ गया। तो ये चीज मैं चाहता हूं कि आप याद करें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इस चीज से। प्लीज इस चीज को याद कर लेना। अब नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन होता है वो आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि इस तरीके से आपको दिखे हुए लगे हुए मिल जाए डायग्राम से तो पैरेलल है। साथ ही साथ पैरेलल की एक पहचान और क्या होती है, पैरेलल की एक पहचान होती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपेसिटर के अक्रॉस वो सेम होता है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं आपको दिखे, इस कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी कैपेसिटर है उन सभी कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, मतलब आप बोल सकते हो कि वो जो कैपेसिटर है वो किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है, ठीक है। वो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर फिर से सी इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना हो, मतलब कि इस डायग्राम को या फिर इन तीनों कैपेसिटर को एक कैपेसिटर से रिप्लेस करना हो जो अकेला इन तीनों का काम कर दे, तीनों जो मिलकर काम करते हैं वो अकेला ही इनका काम कर दे, तो उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डायरेक्ट जोड़ दो आ जाता है, डायरेक्ट जोड़ दो आ जाता है, ठीक है ना। इनके डेरिवेशन अभी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद में रखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट चीज आती है इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक जो होते हैं एक्चुअल में इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हो कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। तो जब इन्हें कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इंसर्ट करा दिया जाता है ना, जब इन्हें कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इंसर्ट करा दिया जाता है तो ये उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ा देते हैं। मतलब कि अब उस कैपेसिटर के अंदर किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, इस बात का मतलब ये, ठीक है ना। यानी कि आपको फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करनी है तो आप वही काम डाइलेक्ट्रिक डाल के कम पोटेंशियल डिफरेंस पे कर सकते हो, कम पोटेंशियल डिफरेंस पे कर सकते हो, इसके बड़े फायदे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस तरीके का, ये दो कैपेसिटर की प्लेटें हैं, दो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था ई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था ई। अब डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक का जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड आ जाता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। बाहर वाला तो है, अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जिसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ई माइनस ई इंड्यूस। ई क्या था, डाइलेक्ट्रिक स्लिप डालने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेटों के बीच में जो था, और ई इंड्यूस जो इंड्यूस हो गया। अब नेट निकालना है, अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली बात है पहले वाले की डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो ई माइनस ई आई, ई माइनस ई आई। तो होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर देता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी तो उससे किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए, किसी पर्टिकुलर एनर्जी के लिए वी की, किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए जो वी की वैल्यू वो कम हो जाएगी, ठीक ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। और ई का फॉर्मूला भी पढ़ के आए, वी बाई डी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो वी कम होना ही है, ऑब्वियस सी बात है। ये इसके पीछे की सारी कहानी है। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उस फैक्टर से कम हो जाता है। जैसे मान लो कि पहले था 10, अब हो गया 5, मतलब 2 के फैक्टर से कम हो गया, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या फिर एप्सिलॉन आर भी बोला जाता है, जिसे आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से आपने जिस चीज को पढ़ा था। अभी कैलकुलेट कैसे किया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैलकुलेट करने के लिए पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय जो अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, उनका रेशियो ले लो। उनका रेशियो लेने से जो आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना, जो पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी होगी। दोनों टर्म आपको मिल सकती है, दोनों टर्म आपको लैंग्वेज की फॉर्म में मिल सकती है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। साथ ही साथ नया इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको पुराना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता हो तो नया आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में। समझ में आ रही है बात, आ जाइए। फॉर्मूलाज सारे के सारे फॉर्मूलाज को याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिफाइन की जाती है, वो क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन का मतलब है कि जैसे
हमने अभी बात की, जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग, है ना, इंसुलेटर होता है। तो ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, जो प्लस माइनस अलग अलग हो जाएंगे, उनके अंदर बहुत सारे जो फ्री चार्ज कैरियर है वो डेवलप हो जाएंगे, और डाइलेक्ट्रिक जो है यानी कि जो इंसुलेटर है वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है कि भाई साहब हमने यहां तक लगा दिया, 10 लाख का लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 लाख न्यूटन पर कूलम का लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक कंडक्टर नहीं बना। लेकिन जैसे ही 10 लाख से थोड़ा सा बढ़ाया, मामूली सा बढ़ाया, वो कंडक्टर बन गया, कंडक्टर बन गया। मतलब वो 10 लाख क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो 10 लाख की वैल्यू है वो क्या हो गई, उसके लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गई। वैसे ही एयर के लिए एग्जांपल दिया गया, एयर के लिए होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, यानी कि 30 लाख, कितना, 30 लाख, 30 लाख वोल्ट पर मीटर। इस मैग्नीट्यूड का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा अगर आपको एयर को कंडक्टर बनाना है तो, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। अब सर ये सब हो गया, इसका कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, आपने कहा कि बढ़ जाएगा तो कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा, देखो कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा। पहले कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, हमें पता है। जैसे ही मैंने K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाला, ठीक है ना, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाला, अब नया कैपेसिटेंस बन जाता है K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। A एप्सिलॉन नॉट बाई डी पुराना वाला कैपेसिटेंस, यानी कि मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं कि जो नया कैपेसिटेंस है वो पुराने वाले कैपेसिटेंस का K टाइम हो चुका है। मान लो कि आप ऐसा मटेरियल डालते हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो पहले कैपेसिटेंस था 5 माइक्रोफेरेड, तो अब कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, 5 का 2 टाइम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके ये चीज तो होती है जब आप पूरे को भर देते हो कैपेसिटर को, बट कभी कभार आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन बनाने वाले थोड़ी सी होशियारी कर देते हैं, यानी कि वो पूरा का पूरा कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को नहीं डालते हैं, जो केस आपको देते हैं उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही, मतलब कुछ पर्टिकुलर जो आप बोल सकते हो डिस्टेंस, वहां तक ही डालते हैं। जैसे कि मान लो कि पूरी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डिस्टेंस थी d, उन्होंने क्या किया, ये t डिस्टेंस तक, t थिकनेस का मान लो कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। तो इस केस में कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय जिस डिस्टेंस में वैक्यूम है या फिर एयर है वो जाएगा d माइनस टी, वो वाली डिस्टेंस A एप्सिलॉन नॉट बाई d होता है। अब उस d को तोड़ देना है, ठीक है ना, उस d को तोड़ देना है, तो d माइनस टी प्लस जितने में डाल दिया उसकी थिकनेस डिवाइडेड बाय उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है तो ये। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको करके बताता हूं कि मान लो कि पहले डिस्टेंस थी 5 सेंटीमीटर, अब 2.5 सेंटीमीटर तक इन्होंने 2.5 सेंटीमीटर तक इन्होंने क्या कर दिया, K की वैल्यू 2 है, वो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, पुराने वाला कैपेसिटेंस ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी की वैल्यू 5, ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज नहीं कर, ऐसे ही करके दिखा रहा हूं मैं आपको। नया वाला कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, यानी कि कितना बचा है, जिसमें एयर है बचा 2.5 प्लस ये कितना बचेगा 2.5 जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला है, डिवाइडेड बाय 2 कितना बनेगा, ध्यान से देखो, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 7.5 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अगर आप कंपेयर करके देखो तो क्या बनेगा, ये ऊपर आएगा 20, 75 A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर अपन इसे कट करें, इसे मैं ऐसा लिख देता हूं ना, 20/15 A एप्सिलॉन नॉट बाय 5। A एप्सिलॉन नॉट 5 पुराने वाला है, नया वाला कितना बन गया 20/15, यानी कि अगर आप 5 की टेबल से तो 4/3, तो पुराने वाले कैपेसिटेंस का 4/3 टाइम्स हो गया, 4/3 टाइम्स हो गया। 4/3 टाइम्स मतलब एक से थोड़ा सा ज्यादा, है ना, 1.33 टाइम्स हो गया, 1.33 टाइम्स। अगर पूरा बढ़ते तो ऑब्वियस ही बात है पूरा का पूरा 2 टाइम्स हो जाता, पूरा का पूरा 2 टाइम्स हो जाता। तो इस तरीके से आपको करना है, ये मैंने आपको करके बता दिया थोड़ा सा, ठीक है। बाकी अपन एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो डिटेल में इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट ये सवाल, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को काफी परेशान करते हैं कि एक तो सबसे पहले पूरा भर दिया, ठीक है ना, पूरी आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, या फिर कुछ पोर्शन से भर दिया, एक आधा अलग से भरा है, आधा अलग से भरा है। इस केस में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस केस में क्या करना होता है, इनको
सबसे बेस्ट तरीका क्या है सोल्व करने का? देखो अपने को पूरा भरने वाला करना आता है, पूरा भरने वाला अपने को करना आता है, तो इसको भी कर लेंगे। आइए देखिए कैसे करना है। जैसे कि कैपेसिटर दिया गया है, इसके अंदर आपने इसकी पूरी डिस्टेंस थी डी, इसकी पूरी डिस्टेंस थी डी, इसके अंदर आधी डिस्टेंस में हमने एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और आधी में एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो अब पूछ रहे हैं नया कैपेसिटेंस कितना होगा। पूरा नहीं सोल्व करके बता रहा, क्या करना है वो, यहाँ पे आपको दो कैपेसिटर बना देना है, यहाँ पे आपको दो कैपेसिटर बना देना है, जैसे एक ये, ठीक है ना। यहाँ पे लाइन बना दो, उस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस C1 लिख दो, इसका कैपेसिटेंस C2 लिख दो, दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। अब इनका कैपेसिटेंस लिखो, कैसे लिखोगे इसका कैपेसिटेंस? इसकी वैल्यू कितनी है? D/2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D/2, इसमें कितनी है? D/2। एरिया अगर इसका A था तो एरिया अभी भी A ही रहेगा, एरिया अभी भी A रहेगा, एरिया के साथ हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो C कितना आ जाएगा? K1A एप्सिलॉन नॉट बाय D। K A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है, तो यहाँ पे D की जगह क्या आएगा? D/2, K की जगह K1, तो C1 आ जाएगा K1A एप्सिलॉन नॉट बाय D/2। इसी तरीके से C2 आ जाएगा K2A एप्सिलॉन नॉट बाय D/2। C1 और C2 आ गए। अब ये दोनों के दोनों सीरीज में हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन हमें सोल्व करना आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन हमें सोल्व करना आता है। आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से एक सिचुएशन ऐसे गिवन हो सकती है कि आप ऐसे स्प्लिट ना करके उनको ऐसे कर दें, ठीक है ना। जैसे कि ऊपर वाले आधे पोर्शन में ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, नीचे वाले पोर्शन में ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। तो इस केस में क्या होगा? डिस्टेंस तो D पूरी कवर कर रहा है, बट ऊपर वाला आधा एरिया पर कवर कर रहा है, इसका भी आधा एरिया कवर कर रहा है, नीचे वाला भी। इस केस में आपको पैरेलल के अंदर ब्रेक कर देना है और ऐसे कैपेसिटर बना देते हैं जिसके अंदर फुल्ली फिल्ड हो वो डाइलेक्ट्रिक के। तो इसका कैपेसिटेंस इस बार D आधा नहीं होगा, A आधा हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे? इसका K1 है, इसका K2 है, तो K1 A/2, A की जगह A/2, ठीक है, A की जगह A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D। सेम इसी तरीके से K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब दोनों के दोनों पैरेलल में आ गए, और पैरेलल के अंदर अब सीधा फॉर्मूला होता है, दोनों को जोड़ दो, इक्विवेलेंट आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना है, ठीक है। याद रखना कैसे सोल्व करना है, एक और प्रैक्टिस कर लेना। अब एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, जो किताबों के अंदर मेंशन नहीं है पर क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। तो जो कैपेसिटर होता है उसको हम किसी डीसी सोर्स के अक्रॉस लगाते हैं, और डीसी सोर्स के अक्रॉस लगा के आपने स्विच को क्लोज किया, तो स्विच को क्लोज करने के जस्ट बाद, इसे कभी कभार हम T=0 भी बोल देते हैं, या फिर आपको प्रॉपर लैंग्वेज मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो स्विच को क्लोज करने के जस्ट बाद जो कैपेसिटर है वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, यानी कि आप कैपेसिटर को हटा के सीधी लाइन बना सकते हो सर्किट के अंदर, उसके बाद क्वेश्चन को जैसे सोल्व करना आप कर सकते हो, ठीक है। और T=इनफाइनाइट पे, T=इनफाइनाइट पे या फिर लैंग्वेज मिल सकती है आपको आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। उस केस में जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो आप कैपेसिटर को ऐसा बना सकते हो, आप कैपेसिटर को ऐसा बना सकते हो। अब इसके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, सर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोल्व करके बताओ। तो मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूं, ऊपर वाली चीज जो मैंने अभी बताई है उसको याद रखना बस, ठीक है ना, इससे आपका काम हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक कैपेसिटर जोड़ा गया, उसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। हालांकि करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, बट इसके अंदर इतनी सी करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जोड़ दिया, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, नीचे भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसे 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड करंट इन द सर्किट जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी, जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी, यानी कि T=0 पे पूछा जा रहा है। तो T=0 पे कैपेसिटर जो होता है शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन बना दो। इस क्वेश्चन में आप क्या कर लो, नया डायग्राम बना लो। जैसे ही नया डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसा बन जाएगा, कैपेसिटर को तो हटाना है, शॉर्ट सर्किट करना है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस था, नीचे भी एक रेजिस्टेंस 10 ओम और एक 5 वोल्ट की बैटरी लग रखी है। अब अगर आप ध्यान से देखो कि दोनों के दोनों जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करना आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर फॉर्मूला होता है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2, यानी ये बनेगा 2/10 1/5। तो Rp आ गया आपका 5 ओम, ठीक है, ये आ गया 5 ओम, देन 5 वोल्ट। अब सिंपल ओम्स लॉ V = IR, अपने को I चाहिए तो I क्या हो जाएगा V/R, V की वैल्यू 5, R की वैल्यू 5, आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। तो जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग द स्विच, तो बैटरी से जो करंट पास हो रहा होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम,
आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम तो भाई साहब जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। तो सोचो कि ऊपर करंट के पास जाने का रास्ता ही नहीं है, ऊपर करंट जाएगा ही नहीं, ऊपर करंट जाएगा ही नहीं, तो मतलब ऊपर वाली ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं होगा। कब? आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, टी इक्वल्स इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। 10 ओम है ना, तो ऊपर वाले को कोई मतलब नहीं है, तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 10 ओम, ये 5 वोल्ट, बस करंट कितना आ जाएगा, V बाई आर, यानी कि 5/10, 1/2 एम्पियर। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इतना करंट आ जाएगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है। जितना भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, इससे आपका टर्म 1 का सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, इससे ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो टर्म 1 के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेंगे। उनको कैसे सोल्व करना है, कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। क्योंकि कैपेसिटर ऐसा चैप्टर है कि चैप्टर 2 का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, बट कभी कभार अकेले जो है कैपेसिटर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ढंग से करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और बचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।